स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बल के बारे में, न्यूटन की गति के संबंधी नियम। और इससे जो पहला लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने आपको बताया था जड़त्व के बारे में और बल के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हम नए टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो अब हम आपके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नया टॉपिक आपका होगा संवेग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम संवेग के बारे में जानेंगे कि संवेग किस चीज़ का नाम होता है, मोमेंटा। तो संवेग का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो सबसे पहले जिक्र ये आ जाता है कि संवेग वस्तु में तभी आता है जब वस्तु गतिशील होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु आपकी गतिशील होगी तो गतिशील जब वस्तु होती है तो उस गतिशील वस्तु का जो भी द्रव्यमान होता है, ठीक है, और अगर वस्तु गतिशील है तो उसका वेग भी होगा ही होगा। तो उसके द्रव्यमान और जो उसका वेग होता है उन दोनों के जब हम गुना कर देते हैं तो उस गुणनफल को हम मिला करके संवेग कहते हैं। और संवेग को आमतौर पर स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, 3 बातें आपको पढ़नी होती है प्रत्येक परिभाषा के संबंध में। पहली तो बात आपको ये बतानी पड़ेगी कि वो अदिश है, सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि होती है। अगर ये वो राशि सदिश है तो उसकी दिशा पता होनी चाहिए। इसकी जो दिशा होती है वो ये होती है जो वेग की दिशा होती है। वेग की दिशा में संवेग की दिशा होती है। ठीक है, अगर इसका आप सदिश रूप लिखना चाहोगे तो इस तरह लिखा होगा, पी के ऊपर सदिश का निशान लगा देंगे, द्रव्यमान अदिश राशि है, और वी के ऊपर सदिश का निशान लगा देंगे। ये इसका सदिश रूप बन सकता है। दूसरी बात, आपको इसका मात्रक बताना होगा। तो मात्रक जब आप बताएंगे तो फॉर्मूले से मात्रक आपका आता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसका मात्रक बन जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तीसरी बात, आपको इसकी विमा बतानी है। तो विमा के लिए आप मात्रक से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। द्रव्यमान की विमा m, वेग की विमा होती है L(T⁻⁻1). ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन के गति संबंधी नियम। देखिए, न्यूटन के गति संबंधी नियम। न्यूटन ने क्या काम करा, जो वस्तु गति होती है उसकी गति का ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके 3 नियम दिए भाई। कितने नियम दिए भाई? 3 नियम दिए। और जो उसका पहला नियम होता है न्यूटन का, वो ये होता है कि न्यूटन ने बताया गति का ऑब्जर्व करके कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दो। यानी कि जब तक आप वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है। ये न्यूटन का पहला नियम होता है, या इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी हम इसी को कह सकते हैं कि वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट सपोज मार्कर है, ये टेबल पर रखा हुआ है। अगर ये टेबल पर रखा हुआ, नुक्कड़ में रखा हुआ, जब तक आप बाहर से कोई बल लगाकर इसकी स्थिति को चेंज नहीं करोगे। इसी तरह अगर एक बॉल है, इस पर आपने लात मार दी तो फुटबॉल जा रही है तो वो चलती रहेगी। वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण बल ना लगे ना और वायु का बल ना लगे तो चलती रहेगी, कभी रुकने की नहीं बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो ये पहला नियम होता है भाई न्यूटन का। दूसरा जो न्यूटन का गति संबंधी नियम होता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर वस्तु आपका जो वस्तु पर आरोपित कुल बल होता है, नेट जो बल होता है, नेट मतलब टोटल बल जो होता है, वो संवेग परिवर्तन की दर, क्या होता है भाई? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और बताया कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित नेट बल होता है, यानी कि जो वस्तु पर आरोपित टोटल बल होता है, वस्तु पर कितने सारे बल लग रहे, उन सब का जो परिणामी होगा, या एक बल लग रहा, तो टोटल जो बल होगा वो हमेशा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब टोटल जो बल है बाह्य बल है, तो मैं इसे अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखता हूँ तो इस तरह से लिखूंगा कि टोटल एफ नेट, नेट मतलब टोटल बल,
ये समानुपाती हो जाएगा किसके, संवेग परिवर्तन की दर। दर शब्द जब भी आता है तो समय से भाग करते हैं, या जब भी इस तरह की डेफिनेशन बनती है तो उसका अवकलन करा देते हैं, तो dp/dt लिख देंगे। संवेग बटे में परिवर्तन की दर के लिए समय से भाग कर दिया या समय के सापेक्ष अवकलन करा दिया, बात एक ही है। जब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लेंगे, और जब नियतांक लेंगे मान लीजिए मैंने k ले लिया, dp/dt प्रयोग जब करें तो प्रयोग के आधार पर MKS प्रणाली में जो k का मान आता है वो 1 आता है बेटा। तो जब k की वैल्यू 1 आएगी तो इस तरह से F नेट बल का फॉर्मूला आपका बन जाएगा dp और बटे में dt। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया नेट बल का, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ। लेकिन इसे मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना में वेग होता है, और द्रव्यमान यहाँ पर क्या होता है, वो नियत है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं है। इस वैल्यू को उठा के वहाँ रख दीजिए इस तरह से, F = d/dt, और इसका फॉर्मूला रख देंगे m × में v। मैंने अभी ऊपर आपको शो कर दिया है कि m नियत है, जो भी चीज़ नियत होती है वो अवकलन से बाहर आ जाती है, पहले बताया आपको। ये हो गया dv/dt, और जो ये dv/dt होता है इसे बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। मोशन वाले चौथे चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है, और वेग परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है F = m में। ये फेमस फॉर्मूला है फोर्स के लिए, F = ma, m गुना में, यानी कि बल की जो वैल्यू होती है द्रव्यमान गुना में त्वरण के बराबर होती है। ये न्यूटन का दूसरा नियम होता है, ठीक है। तीसरा जो नियम होता है, अगर हम उसके बारे में आपसे बात करें तो थर्ड लॉ जो आपका होगा न्यूटन का तृतीय नियम, और इस तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह देते हैं। और नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया किसे बोलते हैं, जो हमने एक्टिंग किया है, जो हमने कार्य किया है, जो हमने फोर्स लगाया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर हमने इधर को बल लगाया है तो हमारे में विपरीत दिशा में समान बल लगेगा, लेकिन दिशा क्या होगी, इसकी विपरीत होगी। या इस वर्ड को मैं इस तरह भी पढ़ सकता हूँ तीसरे नियम को, कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है बल, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान बल आरोपित करेगी, परंतु दिशा विपरीत होगी। सपोर्ट है, समझेंगे आप इस बात को। जैसे मान लीजिए धरातल है भाई आपका बेटे, इस धरातल पर कोई पिंड रखा हुआ है, इस पिंड का जो भार होगा वो धरातल पर लगेगा। देखिए ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, इस बात को, कि इस पिंड का जो भार होगा वो किस पर लगेगा, धरातल पर लगेगा, mg नीचे की ओर। तो ये धरातल भी इस पिंड पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा भाई, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। यानी कि जो पिंड है उसने धरातल पर करी क्रिया, उनने भार लगाया धरातल पर, और धरातल ने फिर क्या करे, इस पर प्रतिक्रिया कहाँ की ओर लगाया, ऊपर की ओर। प्रतिक्रिया जो बल होता है वो हमेशा सतह के जहाँ पर वस्तुएं कॉन्टैक्टिंग होती है, यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे टच हो रही है दो वस्तुएं, उस सरफेस के लंबवत लगता है। हमेशा जो प्रतिक्रिया बल लगता है उस सरफेस के लंबवत लगता है। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि R = -mg, यानी कि जो प्रतिक्रिया इस mg के बराबर है। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दिशा क्या है, इसकी विपरीत है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। हाँ एक बात है, या मैं ये कह सकता हूँ कि R = (mg), यानी कि इन दोनों का जो परिमाण है वो परिमाण आपस में क्या है भाई, बराबर है, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए न्यूटन के 3 नियम बस इतना ही हम पढ़ लेते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाता है।